वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम और क्या कह सकते हैं, एमसीजी। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है एक्चुअली बेटा, तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, यानी अगर थोड़ा बहुत भी स्मॉल करंट है किसी सर्किट के अंदर से, उस स्मॉल करंट को भी ये क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये, तो इसका प्रिंसिपल जो है वो है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ये आर्टिकल हमने रेक्टेंगुलर कॉइल का कल ही किया था, उसमें हमने कहा था कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको हमने रख दिया किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसके बाद उसके ऊपर कितना टॉर्क डेवलप हुआ था, कितना वो टॉर्क डेवलप करवा रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, तो वही हमें प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर। और जो ये एमसीजी है, ये सेकेंड आर्टिकल हमारे इस यूनिट का जो 5 मार्क्स में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आ सकता है। तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब तुम्हें उसका प्रिंसिपल लिखना है, उसका डायग्राम पूछा जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के भी नहीं पूछी हो जाती, क्योंकि डायग्राम अगर तुमने लेबल कर दिया है तो उसी हिसाब से हमारा पूरा आर्टिकल बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी वर्किंग करनी है। देन वर्किंग के बाद हमें उसकी अगर लिमिटेशन है तो हमें वो लिमिटेशन करनी होती है। ठीक है, तो अब हमारा प्रिंसिपल में मैंने बता ही दिया कि इसके अंदर हम एक्सपीरियंस करेंगे टॉर्क, यानी वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने रख दी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, वो टॉर्क को फील करेगी। तो अब इसका हम डायग्राम कर लेते हैं बेटा। तो डायग्राम में हमारे पास क्या है, यहाँ एक टॉर्जन हेड होता है, नाम याद करने हैं, इट इज़ अ टॉर्जन हेड। यहाँ से हमें 2 टर्मिनल्स निकालने हैं और उन टर्मिनल्स दैट विल एक्ट एज अ लीड्स। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको एक से एक्सटेंड कर सकते हैं। इक्वल लेवल में बना लो। लेवलिंग जैसे कि हमने अपना डायग्राम कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें मैंने डायग्राम क्या किया था, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉर्जन हेड, और यहाँ से हमारे 2 टर्मिनल्स हैं T1 एंड T2, और यहाँ हमने टॉर्जन हेड से एक कनकेव मिरर को एक हैंग कर रखा है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। और ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्या है, जिसका कि हमने क्या लिया है, लोब है। अभी क्या है कि रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी बहुत सारी n नंबर ऑफ हमने टर्न्स ले लिए। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को देखो हमने यहाँ नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट के दिखा दिए हैं, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने दिखा दिए हैं, तो इसको हमने यानी रख दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और क्या खास बात है कि अगर हमारी ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ली है, अगर ये रेक्टेंगुलर वर्ड है, तो हमारा जो अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर का एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हम सिलेंडर रख देंगे अंदर। और अगर हमारे बाहर की जो आउटर कवरिंग है, जो कॉइल है, उसको अगर हम स्फेरिकल शेप में लें, तो अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर हो जाएगा वो हमारा सर्कुलर इन शेप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हमने एक मेटालिक फ्रेम के अंदर रख दिया है और सपोर्ट कर दिया है यहाँ से। उसके बाद हमने क्या है, ये T1 T2 क्या है, हमारे टर्मिनल्स हैं जहाँ से हम आगे लीड कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से करंट को पास करवा सकते हैं। तो ये सिर्फ एज अ लीड वर्क करते हैं। ठीक है, डायग्राम में ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा। तो मैंने कहा कि PQRS1 एक रेक्टेंगुलर कॉइल है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये देखो S डैश दिखा रखा है। यहाँ पे ये S डैश क्या है, एक हेयर स्प्रिंग है। अब इस हेयर स्प्रिंग का क्या काम है, इसके 3 वर्क है बेटा। 3 वर्क क्या क्या होंगे, एक तो ये करंट को पाथ देगा, ठीक है, पासेस टू द करंट देगा। दूसरा क्या करेगा, ये रीस्टोरिंग टॉर्क को डेवलप करवाएगा। तीसरा क्या है, ये क्या करेगा कि जो हर टाइम जो फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, उसको क्या करेगा, रेडियल बना के रखेगा। तो तीनों पॉइंट क्लियर है। इस हेयर स्प्रिंग के हमें लर्न करने हैं कि
व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस हेयर स्प्रिंग, तो इसके 3 वर्क मैंने बता दिया, रेडियल फील्ड, रिस्टोरिंग टॉर्क एंड देन पासेस देता है, ये किसको, करंट को पाथ देता है। ठीक है, तो अब हमने कल के आर्टिकल में किया था, क्या किया था कि जो इट विल व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने लिखा था कल, NIAB cos थीटा, या फिर हमने ये भी लिख सकते थे टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फ़ा। दोनों फॉर्म में हमारे पास आया था कि अगर हमारा जो अल्फ़ा एंगल था उस रेक्टेंगुलर कॉइल ने नॉर्मल के साथ अगर अल्फ़ा एंगल बनाया था, तो हमारे पास ये आर्टिकल भी आया था कि NIAB, या इसको हमने MB साइन अल्फ़ा भी लिखा था, या हम इसको M क्रॉस B भी लिखा था हमने। ठीक है, टॉर्क का अगर फॉर्मूला लिखे तो हम इसकी वैल्यू ये भी लिखी थी, यहाँ से भी लिख सकते थे हम। तो अब हमारे पास टॉर्क की वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं M क्रॉस B भी लिख सकते हैं, या M डॉट B भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब M डॉट B को खोलते हैं तो कॉस आ जाता है, और M की वैल्यू क्या है हमारे पास, NIA। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम ये कर चुके हैं कि जो हमारे M की वैल्यू है वो क्या है, NIAB है। ठीक है, अब अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क के लिए करना है तो थीटा को क्या कर दो, रेडियल फील्ड के साथ कर दो, मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास क्या आ गया था, टॉर्क मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, हमारे पास आ चुका है NIAB। हमने किया था थीटा को 0 कह दो या अल्फा को 90 कह सकते हैं हम। तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल एक्सपीरियंस करेगी वो वैल्यू है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब जब कोई टॉर्क आ जाएगा, ये ट्विस्ट हो जाएगी कॉइल, तो तुम्हें पता है 11th क्लास में हमने कहा था कि कोई चीज़ अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट एक और फोर्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर हमारे यहाँ पर टॉर्क लग रहा है तो इसके अगेंस्ट एक और टॉर्क एक्ट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज रीस्टोरिंग टॉर्क, जो इसको वापस इस कॉइल को किस में रखेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रखेगा। तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर थीटा डिफ्लेक्शन है इसके अंदर प्रोड्यूस्ड इन द फॉस्फोर कॉइल, अगर हमारे पास थीटा इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। अब यहाँ पर के क्या है, थीटा इज द डिफ्लेक्शन है, के है हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ट्विस्ट। एक ट्विस्टिंग हो रही है, एक टर्न हो रही है, तो हम उसको कहते हैं कि अगर के इज़ द हमने क्या कहा, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कह सकते हो, या हम के को कह सकते हैं मैंने कह दिया डिफ्लेक्शन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो के हमारा क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो अगर ये भी टॉर्क है ये भी टॉर्क है, दोनों टॉर्क को हम इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा NIAB इज इक्वल टू के थीटा, NIAB इज इक्वल टू के थीटा। तो यहाँ से जिसकी भी हमें मर्जी वैल्यू निकाली, अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास हो जाएगा के थीटा डिवाइडेड बाय NIA, और अगर हमें यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है या थीटा की वैल्यू निकालनी है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी NIAB डिवाइडेड बाय के, दिस इज़ द डिफ्लेक्शन। और अगर हमें निकालना है करंट कितना होगा यहाँ से कितना, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट भी निकालना पड़ेगा हमें। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में देखो I यहाँ छोड़ो, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड ले जाओ, तो K डिवाइडेड बाय NAB इंटू थीटा। अब क्योंकि के हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई। तो इसको एक नया नाम लिख दिया हमने जी इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड एज द गैलोमीटर कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, के अपॉन NA इंटू बी। ठीक है, यहाँ डाल दो तो I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जी थीटा, और जी निकालना तो I डिवाइडेड बाय थीटा। समझ आया यहाँ तक, समझ आया यहाँ तक? यस। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज I इज इक्वल टू जी थीटा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो I है करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के।
यानी जितना स्ट्रेंथ करंट की हम बढ़ाएंगे या जितना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही करंट की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब जितनी डिफ्लेक्शन हुई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितना उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें कुछ और टर्म्स निकालनी है इसमें, दैट इज़ कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिव कितना है करंट के लिए। तो उसके बाद मतलब क्या कह सकते हैं हम, करंट सेंसिटिविटी जिसको हम IS से डिफाइन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, थीटा की वैल्यू हमने पीछे वाले अभी सॉल्व किया था, थीटा की वैल्यू थी NIAB अपॉन K, था ना हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू NIAB अपॉन K वैल्यू आई थी हमारे पास, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे हम। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये थी, डिवाइड बाय करंट कर दो तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा दैट इज NIAB डिवाइडेड बाय K, और I से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी हमारे पास आ गई NAB डिवाइडेड बाय K। सिमिलरली अगर हमें निकालनी हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी हम कैसे निकालेंगे, VS सिंबल हो जाएगा, जैसे हमने कहा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो सेम हम इसको डिफाइन करेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब तुम्हें ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, तो थीटा डिवाइडेड बाय IR, थीटा की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू ये रही हमारी, इसको ब्लॉक भी बना सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू डाल दो तो हमारे पास VS कितना हो जाएगा, NIAB डिवाइडेड बाय K, NIAB डिवाइडेड बाय K, ये हमने थीटा डाल दिया, इंटू I इंटू R, तो I से I कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया NAB डिवाइडेड बाय K इंटू R। ठीक है, और अगर इनकी यूनिट हमें लिखनी हो, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर, और इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास रेडियन पर वोल्टेज। ठीक है, यानी अगर इनको हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी में भी डिफाइन है, करंट सेंसिटिविटी को हमने कैसे डिफाइन किया है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करोगे कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए कि गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव हम बना सके। सेंसिटिव का मतलब हमारा कितना फ़ायदा होगा कि थोड़ा सा भी करंट अगर उसमें से फ्लो करा तो वो क्या करेगा, एकदम से उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उसको क्या क्या कंडीशंस में रखना चाहिए कि ताकि वो करंट को बहुत जल्दी डिटेक्ट करे। तो इसके लिए देखो, करंट का सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है NAB डिवाइडेड बाय K। तो अगर करंट सेंसिटिव करना है, उसको गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना है, तो N शुड बी लार्ज, A शुड बी लार्ज, B शुड बी लार्ज, बट K शुड बी लो। तो K को हमें लो रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम में पहले ही लिख दिया था कि K को क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसी वजह से हम जो ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है या जो मटेरियल लेते हैं, ये जो वायर लेते हैं, इसको हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की लेते हैं, और क्वार्ट्स की भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो K की वैल्यू है यानी रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही करंट सेंसिटिव कम होगा। तो हमने क्या करना है, K को लो रखना है, बाकी अपर वाली चीज़ों को हम हाई कर सकते हैं, लेकिन N नंबर ऑफ टर्न्स हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। एक फिर भी N को बढ़ाने के बाद हमारी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत हैवी हो जाएगा, अनमैनेजेबल हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, तो इसलिए ज़्यादा हैवी नहीं बना सकते। B हम मैग्नेटिक फील्ड को एनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग इट विद अ होर्सशू मैग्नेट, और जिसकी ज़्यादा वैल्यू हो या लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि B की वैल्यू क्या हो जाए, हमारी बढ़ जाए। तो इस तरह से हम इनको वैरी करवा सकते हैं करंट। ठीक है, समझ आ गया?
तो ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंप्लीट हो गया है और इसको प्रिपेयर कर लेना एंड बी रेडी फॉर टेस्ट। थैंक यू।